सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नए जनसत्ता विश्लेषण में। चलिए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और देखते हैं कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें रही हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों को लेकर अपना अपना पक्ष रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के सामने रखा। उस पॉइंट में उन्होंने ये साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि ईवीएम्स में और वीवीपैट में छेड़छाड़ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी कई बार जांच करवाई जा चुकी है और कई बार इलेक्शन कमीशन ने भी ओपन चुनौती दी है कि जो भी व्यक्ति इसे हैक कर लेगा तो प्लीज़ प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब बार बार हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे जैसे इलेक्शन कमीशन है, इस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसी बॉडीज़ के काम में इंटरफेयर कर सकता है। इसी को लेके ये आर्टिकल है। हम सीधे आगे बढ़ते हैं अपना लेख की तरफ। संपादकीय में आज बात करी गई है विकसित देश बनने की चुनौतियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में के बाहरी झटकों से उभरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। साथियों, इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहों पर भारत के 2047 तक विकसित देश बनने का संकल्प पर लगी हुई है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत जिस हिसाब से विकास कर रहा है उस हिसाब से तो हमारा देश बहुत जल्द ही आगे जाएगा। चाहे वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा हो, रोड्स का, ब्रिजेस का, या सिटीज़ को हमने स्मार्ट करा हो, या फिर हमने एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन लाए हों। और ये चीज़ें मिलके ही किसी देश को आगे ले जाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का असर सीधे तौर पे इस देश में रहने वाले निवासियों पर पड़ता है। भारत अब विकासशील देशों में, सोचिए, विकासशील देश है। इसे विकसित देश बनने की पर लगातार 8 से 9% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। अभी हम डेवलपिंग नेशन में हैं। हमें डेवलप्ड नेशन होने के लिए लगभग 8 से 9% की ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओवरऑल हर स्फीयर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाओं के कई आधार हैं। भारत दुनिया में वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों के निवेश बढ़ने, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन तथा उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास में सुधार की बदौलत ही वित्त वर्ष 24-25 में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हमारा अगर हम जीडीपी की बात करें या जो प्रोडक्शन हमारे देश में वो बढ़ गया है पहले के मुकाबले, है ना। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत दी जा रही है। भारत द्वारा 23 में आयोजित की गई G20 सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समय भारत जीडीपी के मद्देनजर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है। जापान की अर्थव्यवस्था में इसी साल 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल सकती है। देखिए, हम इस समय जितने पुराने प्लेयर्स रहे हैं इस विश्व के जाने माने, जापान, चाइना, अब हम उनके बराबर आ रहे हैं। चाहे वो कौशल विकास हो, हरित ऊर्जा हो, स्टार्टअप्स हो, गरीबी कम करना हो, शहरों का नव जीवन निर्माण करना हो, और समाज के हर तबके के लिए कोई ना कोई योजना के माध्यम से वेलफेयर स्कीम हो। ये बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, इसी में एक रिपोर्ट की बात भी करी गई है। ये रिपोर्ट असल में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा UN के द्वारा जारी नई मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI कहते हैं साथियों, HDI में भारत 193 में से 134 स्थान पे था।
विश्व खुशहाली रपट में भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पे था। देखिए ये तो आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी खासकर जो छात्र कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है। इससे 134 रही है और इसमें आपकी 126 रही है। ठीक है, मतलब कि देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टें हैं उसमें हमारा जीडीपी, हमारा ग्रोथ, उसको देखते हुए हमें एक अच्छे स्थान दिया जा रहा है। मतलब कि हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पोषणिक विकास हो, है ना, बाल विकास हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेके बातें हों। अगला आर्टिकल है, लेख है झंग शंखा समाधान। ये बेसिकली ईवीएम को लेके, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। इसका मैं क्रक्स आपको बताऊँ तो बेसिकली जो न्यायालय ने हाल ही में क्लियर कर दिया है कि ईवीएम पर संदेह जाहिर करते हुए जो भी बातें रखी जा रही थी वो बिल्कुल निराधार हैं। ईवीएम ओके है, ईवीएम नंबर 1 चल रहे हैं और ईवीएम पे किसी भी प्रकार का बार बार इलेक्शन कमीशन को परेशान करना ठीक नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने ये भी कह दिया है कि हर समय इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अगर हम परेशान करते रहेंगे तो समस्या हमारे ऊपर भी आ जाएगी। जो एक संविधानिक ढांचा बना हुआ है, जिसमें लोकतंत्र बना हुआ है, इसमें हम दूसरी बॉडीज़ के कार्य क्षेत्रों में घुसना अच्छा नहीं है। एक लकीर होती है, उस लकीर को पार नहीं करना चाहिए, है ना। हालांकि पहला मौका नहीं था जब ईवीएम पर संदेह जताते हुए अदालत में गुहार लगाई गई थी। इसके पहले भी कई मौक़ों पर ऐसे चुनौती दी गई थी। पिछले आम चुनावों के वक्त भी इस मसले की काफ़ी तूल दिया गया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने बार बार मशीन की निर्दोषिता सिद्ध करने की कोशिश की थी, पर उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए, नाहक दखल। भारतीय समाज में इतनी विविधता और कई मायनों में जटिलता है कि उसमें अक्सर टकराव जैसे हालात बन जाते हैं, मगर सरकार बिगड़ते हालात को संभालने, शांति कायम करने का प्रयास करती है। कभी ऐसा हो सकता है कि कई स्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाएं कि उन्हें ठीक करने में वक्त लगे। भारत सरकार अपनी जवाबदेही को समझती है। अपने संप्रभु क्षेत्र में अराजकता पर काबू पाने और लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। मगर कुछ खास मामलों के आधार बनाकर अगर किसी अन्य देश ये का कोई समूह मानवाधिकार हनन के लिए भारत को कटघरे में खड़ा करता है तो उस इसे उचित नहीं कहा जा सकता। वह भी तब जब भारत, देखिए, कुछ गिने चुने मामलों में, देखिए मानवाधिकार खासकर हम यहाँ बात करें, देखिए नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आपका मणिपुर के बारे में, क्योंकि लगातार इसमें कोई ना कोई गतिविधियाँ हो ही रही है। एम्बुश लगा के जवानों पे हमला कर देना, पीस टॉक्स तो पॉसिबल ही नहीं लग रही हैं वहाँ पे। इसको लेके ही लेख है ये वाला कि यहाँ पे समस्याएं हैं वो आज भी मंत्रालय और राज्य सरकार, राष्ट्र के जो एजेंसीज़ हैं उनके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। जिस शांति बहाली का प्रयास करा गया था वो अभी तक नहीं मिल पाया है मणिपुर में। मणिपुर में देखिए कितना इतनी घटनाएं हुई थी दुर्भाग्य से पिछले वर्षों, मगर वो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं, है ना। विचित्र है कि दुनिया भर में इस तरह की आवाज़ें उठती रहती हैं कि अमेरिकी नीतियों की वजह से कई देशों में मानवाधिकारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर आए दिन किसी अमेरिकी समूह की ओर से मानवाधिकारों का सवाल उठाकर विकासशील देशों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, कुछ जटिल स्थितियाँ पैदा होती हैं जो उन पर काबू पाने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार बातचीत सहित अन्य जरूरी तौर तरीके अपनाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करती हैं। भारत अपनी मुश्किलों को दूर करने में सक्षम है और ये लोकतंत्र की जड़ें इसलिए गहरी भी हैं। भारत देखिए अपना बेहतर कर ही रहा है, और ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी अगर ये अपनी कूटनीतियाँ करता है ना गलत तरीके से भारत को दबाने के लिए, अब उनका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे देश हमारे साथ आ चुके हैं और हमारी डिप्लोमेसी बहुत ही अच्छे स्तर पे चल रही है। आगे देखते हैं खेल जगत की खबरें। खेल जगत में अभी आईपीएल चल रहा है तो कुछ खास नहीं है। हाँ, हालांकि चेस को लेके आप ध्यान रखिएगा। चेस में अभी इवेंट्स जो हो रहे हैं उसमें भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम जीते भी चैम्पियनशिप्स आपकी। बाकी आज लेते रखते हैं, जो भी खबरें हम यहाँ पे बता नहीं पाए हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स आपको वेबसाइट पे मिलती रहेंगी। कोई भी अब इवेंट्स हैं, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस इंग्लिश में वेबसाइट पे आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।